तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विज्ञान का कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रूल में ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले है जी रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे, सबसे पहले जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण क्या होता है। फिर सीखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्यों करना जरूरी है, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर संक्षारण पढ़ेंगे और विपरीत गंधिता पढ़कर ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ लिखे हैं, लेकिन इससे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, पहले कुछ नीचे दिया गया है, कुछ परिस्थिति दिया गया है। परिस्थिति को जरा सोचिए इसके बारे में। गर्मी में जब दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फट जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील, है ना, तो आर्द्र वायुमंडल में यानी कि नमी वाला वायुमंडल में जब हम छोड़ देते हैं क्या होता है, जंग लग जाता है। भोजन पकाया जाता है तो कच्चा भोजन पक जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, फिर हमें ऊर्जा देता है। हम सांस लेते हैं, फिर हमें ऊर्जा मिलता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर सड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये जो इस पर विचार करने के लिए दिया है, इसका मतलब इसमें सोचने के लिए बोल रहा है कि ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे। तो इसके यही सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। रासायनिक अभिक्रिया इन सभी चीज़ों में जिम्मेदार है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो जब एक या अधिक अभिकारक अभिकारक पदार्थ, एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके मिल करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, यानी कि उत्पाद बनाते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से जरा समझिए, जब एक या अधिक, एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है, पदार्थ आपस में मिलेगा तो अंतःक्रिया करके अंदर में ही कुछ आपस में ही क्रिया करेगा और उसके बाद कुछ पदार्थ का निर्माण करेगा। निर्माण करेगा, वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। हाँ, जो बनने वाला पदार्थ है, जो पदार्थ बनेगा जिसको उत्पाद कह रहे हैं, वो रासायनिक गुण में भिन्न होगा अभिकारक के पदार्थ से। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लिया था उसका जो रासायनिक गुण होगा वो अलग होगा जो पदार्थ उत्पाद में बन रहा है उससे। ठीक है, यहाँ से समझिए, अभिकारक भाग लिया, अभिकारक मिला और वो बना दिया उत्पाद। उत्पाद को हमेशा तीर के नोक की तरह लिखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, जरा इसको समझिए। Mg मैग्नीशियम को जब ये ऑक्सीजन के में आया, संपर्क में दहन किया गया, ऑक्सीजन के संपर्क में दहन किया गया तो ये क्या हो गया, MgO बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो पदार्थ आपस में मिल रहा है। ये देखिए, ये हमारा हो गया अभिकारक। दो पदार्थ आपस में मिल रहा है और बना दिया एक पदार्थ उत्पाद। अब जो यहाँ पर अभिकारक में जो पदार्थ है ना, इसका रासायनिक गुण और इसका रासायनिक गुण मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये पदार्थ ही अलग अलग है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, ये कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और उसके बाद जो उत्पाद में बनते हैं, जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। फिर है जी, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा, हम तो देख नहीं सकते। तो कुछ चीज है जिसको हम
ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि हमको रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। वो क्या क्या चीज है? वो चीज है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का जैसे पानी है, पानी पहले तरल में होता है, उसको गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। तो यहाँ पर अवस्था में चेंज हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। रंग में परिवर्तन, जैसे लोहा, लोहा पहले तो सफेद टाइप का होता है, जब वो जंग लग जाता है तो भूरा कलर का बन जाता है। इस तरह से अगर रंग में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। या कोई गैस का निष्कासन हो रहा है, निकास हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। अधिकतर क्या होता है कि जब भी अभिक्रिया होता है कुछ ना कुछ गैस निकलता है, तो उस गैस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे लैब में जाकर के तो पता चलेगा हमको कि हाँ यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में अगर कोई बदलाव आता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट था जिसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। फिर है नीचे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए कि जब एक या अधिक पदार्थ मिल करके कुछ नया पदार्थ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। तो अब रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, जब हम अभिक्रिया करते हैं ना तो उसको लिखते हैं, तो लिख के रखते हैं ताकि भविष्य में कोई अगर अभिक्रिया करे तो वो उसको पढ़ के कर पाए। लेकिन जरा सोचिए, इतना अभिक्रिया होता है हर दिन कि उसको सेंटेंस में लिख पाना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब ये तो एक छोटा सा अभिक्रिया कराया जिसका यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अगर ऐसा ऐसा बहुत सारा अभिक्रिया होते रहता है पर डे तो इसको इस तरह से लिख पाना, सेंटेंस में लिख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसको क्या किया कि जो अभिक्रिया में भाग लिया उसका सूत्र या उसका जिसे उसको सूचित करते हैं उसको लिख लिया, और क्या किया कि जो बन रहा है, जो बन रहा है उसको अलग साइड में लिख लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, लिखना आसान हो गया। पहले क्या किया, जो जैसे इसमें देखा जाए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ, आपस में अभिक्रिया किया। तो जो अभिक्रिया किया उसी को केवल लिखे हैं, और प्लस यहाँ ये दिखाता है ये दोनों आपस में मिल रहा है। जो अभिक्रिया में भाग लिया उसको और जो बना उसको केवल ये तीर ही है जो अलग करता है दोनों को। इस तीर में एक तरफ नुकीला भाग है, नुकीला भाग तरफ हमारा उत्पाद को रखा गया, यानी कि अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है ना उसे इधर रखा जाता है, और जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे तीर के पीछे साइड में, बाएं साइड में, या भी अभिकारक है ना, ऊपर। तो इस तरह से क्या हुआ, कुछ आसान हो गया, पहले की तुलना में कुछ आसान हो गया लिखना, है ना। तो फिर ऐसे ही आगे चलते रहा तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसे और सरल कर दें। तो सरल कैसे करेंगे? तो उसका तरीका है कि हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ना लिख करके Mg भी तो लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को O2 से लिख सकते हैं, ये तो ठीक बात है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो Mg होता है, इसको Mg से लिख दिए। ये और भी सरल है ये कंपेरिजन में। तो ये जो हम शब्द में सबको लिख रहे हैं ना इसको कहते हैं शब्द समीकरण। ये जो हमारा है जिसको शब्द में सब लिख रहे हैं उसको कहते हैं शब्द समीकरण, और ये हमारा प्रॉपर समीकरण है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो समीकरण क्या है? सबसे पहले सवाल उठता है कि समीकरण है क्या। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को वाक्यों में न लिखकर उनके अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत तथा सूत्रों द्वारा निरूपण करेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखिए, ये चूंकि शब्द में लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पर शब्द समीकरण इसको कहें, और ये हमारा रासायनिक समीकरण हुआ प्रॉपर क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग संकेत का और फॉर्मूला सूत्र का इस्तेमाल किए। ये क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं जी? तो आसान करने के लिए, लिखने में आसानी हो, ताकि लिखने में हमारा ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो जाए। ठीक है जी। अब होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है,
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इससे पहले जान लेते हैं कि कंकाली, एक वर्ड आता है कंकाली, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, तो जब समीकरण को लिखना शुरू करते हैं, शुरू में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए Mg और O2, अभिकारक में Mg कितना है जी, अभिकारक और उत्पाद, ये दो चीज हमारे सामने है। अभिकारक में Mg जो है वो हमारा एक है और उत्पाद में भी Mg एक ही है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन का 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ये हमारा संतुलित नहीं है। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो इसी को कहते हैं हम लोग कंकाली समीकरण। तो कह सकते हैं कि जब समीकरण संतुलित नहीं रहता है, यानी कि जितना परमाणु अभिकारक में है उतने ही तत्व के परमाणु अगर उत्पाद में नहीं होता है, तो हम उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। यही कंकाली समीकरण को जब हम संतुलित कर देते हैं तो को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर के प्रत्येक तत्व के, है ना, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, अगर ऐसा होता है तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर देखिए जो पहला लिखा हुआ है Mg प्लस O2 और ये बना रहा है MgO, क्या ये संतुलित है? तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा जी? Mg जो है हमारा एक तो है, अभिकारक में एक है, उत्पाद में भी एक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 परमाणु है। यही ऑक्सीजन का परमाणु को बराबर करना होगा, तब ये संतुलित कहलाएगा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा जी? 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ कर देना होगा। तो हम फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसके बाहर में 2 लगा दिए। इस तरह से हमारा ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया, लेकिन उसके चक्कर में एक गड़बड़ हो गया। तो हमारा Mg है वो भी 2 हो गया, इसके लिए हम Mg के बगल में भी 2 लगा दिए। तो अब ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। क्योंकि ये समीकरण अब ये संतुलित है, Mg इधर भी 2, Mg इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, इसकी वजह से इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली क्या है, संतुलित क्या, समझ में आ गया? अब सवाल है कि संतुलित करना क्यों है, क्यों नहीं इसको ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? किसी अभिक्रिया में अभिकारकों, सॉरी यहाँ पर होगा अभिकारक, कारक, अभिकारक। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है, अर्थात द्रव्यमान में न वृद्धि की होती है और ना ही कमी होती है। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो समझाते जरा समझिए। अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ये उत्पाद बनाता है, ये भी हम लोग पढ़े। तो अभिकारक में जितना भी तत्व है सबका द्रव्यमान को अगर जोड़ दें तो वो बराबर होना चाहिए उत्पाद में जितना भी तत्व है उसके परमाणु उसके द्रव्यमान के। ऐसा क्या है, क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण यही कहता है, क्योंकि द्रव्यमान को ना हम लोग बना सकते और ना बिगाड़ सकते, नहीं कम कर सकते। ये जो नियम था इसको लेवोइसिए ने दिया था 1789 में। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना तत्व है, अभिकारक में जितना भी तत्व होता है सबका परमाणु संख्या उतना ही होना चाहिए जितना कि उत्पाद में होगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले देखे कि Mg यहाँ पर 1 था, तो Mg यहाँ पर 1 ही था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 2 हो गया तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन क्या करना पड़ा था, 2 करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? द्रव्यमान संरक्षण नियम को बनाए रखने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि जितना भी जो जैसे यहाँ पर है ना मैग्नीशियम तत्व, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 ही होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम तो यहाँ 2 लगा दिए, उस चक्कर में Mg 2 हो गया, इसके वजह से यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। अगर ऐसा ना कहें तो दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि अभिकारक में जितना भी तत्व है उसमें जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही उत्पाद के तत्व में परमाणु संख्या होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को बनाए रखने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को जरा देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोल रहा है जी, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया गया, मैग्नीशियम को दहन किया गया यानी ऑक्सीजन के साथ में जलाया गया तो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है जी। अगर हम डायरेक्ट सूत्र में ना लिखें तो पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाया है। ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराया तो क्या बना जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जी हमारा हो गया शब्द समीकरण, ये हम पहले लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का Mg होता है तो Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन का O2 होता है O2 लिखेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से हम किसी भी समीकरण को लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हम समीकरण को लिखेंगे उसे कंकाली में नहीं रहने देना है, उसे हमेशा संतुलित करके रखना है। कैसे, तो बार बार इसमें पढ़ चुके हैं कि यहाँ 2 लगने वाला है और यहाँ पर 2। अभी हम लोग सीखेंगे संतुलित कैसे करते हैं, है ना, कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण को लिखना। इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम लिखना तो सीख चुके हैं, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ संतुलित करना सीखेंगे। तो एक समीकरण है, जरा देखिए इसको, Fe प्लस H2O ये बनाता है Fe3O4 प्लस में गैस। ठीक है जी, यानी कि ये समीकरण क्या है कि लोहा को जब आर्द्र जलवायु में छोड़ दिए तो फेरस ऑक्साइड बन गया, जो जंग है, जंग का सूत्र होता है वो बन गया। तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने से पहले कुछ चीज़ है, कोई तरीका है, जरा इसको देखिए। इसमें हम लोग एक कॉलम बनाएंगे तत्व बोल करके, तत्व के बाद अभिकारक, विकारक और दूसरा उत्पाद। इसमें जी हम लोग जान चुके हैं कि तीर में जो नुकीला साइड होता है उसको बोलते हैं उत्पाद, उस साइड को उत्पाद और बाकी साइड को अभिकारक। ये हो गया हमारा। तो तत्व में हम लिखेंगे कि कौन कौन तत्व का इस्तेमाल किया गया है। जैसे Fe का इस्तेमाल हुआ है, H का इस्तेमाल हुआ है और O का इस्तेमाल हुआ है। अब देखना है कि Fe का अभिकारक में कितना परमाणु है। तो सिंपल है, 1। H कितना है जी, 2, है ना। इसको अगर और O कितना है जी, सिंगल 1। उत्पाद में Fe3 है, OH 2 है और O जो है वो 4 है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि कौन कौन सा जो तत्व है जो संतुलित नहीं है। जैसे हाइड्रोजन संतुलित है, Fe और O ऑक्सीजन, ये जो है 2 संतुलित नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जो होगा उसको पकड़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन का 4 है तो हम ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, सबसे पहले बराबर ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए अभिकारक में 4 ऑक्सीजन जोड़ना होगा। अभिकारक में कहाँ पर ऑक्सीजन है जी, यहाँ पर है। इसको हम कलर चेंज करते हैं। तो अभिकारक में यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है।
तो संतुलित करने से पहले एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि संतुलित करने में समय में कभी भी हम जो लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो काम करना है बॉक्स के बाहर ही काम करना है, बॉक्स के अंदर कुछ काम नहीं होगा। तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए हमको यहाँ 4 लगाना होगा, तो 4 लगा दिए। अब क्या हुआ, अभिकारक में भी 4 ऑक्सीजन हो गया और उत्पाद में भी 4 ऑक्सीजन हो गया। अब बारी किसका है जी, उस चक्कर में क्या हुआ जरा ये भी देखिए, जो हाइड्रोजन है वो 4 दूनी 8 हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 बन गया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तब फिर ये बनेगा 8। देखिए यहाँ भी 4 लगेगा, 4 लगा दी, ठीक है। अब हमारा 2 चीज़ इक्वल हो चुका है, यानी कि संतुलित हो चुका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब है Fe के बाद, तो Fe अभिकारक उत्पाद में 3 है तो अभिकारक में भी 3 करना होगा, तो सिंपल इंटू 3 कर देंगे। यानी जहाँ अभिकारक में Fe दिखेगा उसके बगल में हम लोग 3। अब ये समीकरण संतुलित है क्योंकि Fe अभिकारक में भी 3 है, उत्पाद में भी 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक में भी 8 है और उत्पाद में भी 8 है। ऑक्सीजन अभिकारक में भी 4 है और उत्पाद में भी 4 है। तो इस तरह से हम लोग संतुलित कर सकते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को। Mg वाला अगर ले लें तो यहाँ देख लेते हैं, Mg प्लस O2 आता है O। इसमें तत्व कौन कौन सा है जी, तत्व है Mg और O, ये 2 का इस्तेमाल हुआ है। अभिकारक, इस तरफ अभिकारक लिख देते हैं, इस तरफ उत्पाद। अब अभिकारक में 1 है और ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में दोनों 1-1 है, तो हमको ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा। यानी उत्पाद में जहाँ भी हमको ऑक्सीजन दिखेगा वहाँ 2 लगाना है, लेकिन हम इसके यहाँ तो 2 नहीं लगा सकते, इस जगह पर 2 नहीं लगा सकते, या यहाँ 2 लगाने से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बॉक्स बना देंगे, इस बॉक्स के बाहर में 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। देखिए यहाँ अभिकारक में भी है 2 और उत्पाद में भी हो गया 2, लेकिन इसी चक्कर में Mg भाई साहब 2 हो गया। अभिकारक में जहाँ भी हमको Mg दिखेगा वहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ उत्पाद में 2 हो गया Mg, तो अभिकारक में जहाँ दिखेगा वहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर Mg है तो बाहर में हम लोग 2। संतुलित करते समय ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम सबको बॉक्स में घेर देंगे और उस बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ बदलाव नहीं करेंगे। जो बदलाव करना रहेगा सिर्फ उसके बाहर करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब है कुछ जानकारी, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ जानकारी अधिक हमको लेना पड़ता है समीकरण में, ताकि आने वाला जो अगर कोई समीकरण को उसको करे, कोई अभिक्रिया उसको करे तो उसको क्लियर हो जाए कि कोई चीज़ किस में लिया हुआ, कोई सॉलिड में लिया हुआ है या उसको लिक्विड में रखा है, विलयन में रखा है, किस में रखा है, तरल में रखा है, किस में रखा है। तो उसके लिए भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना बहुत जरूरी है, भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ लिखा जाता है, ये लिखा जाता है समीकरण को लिखते समय लिखा जाता है कि किस तत्व को या किस क्या कहते हैं उसको, परमाणु को, एटम कैसे लिया गया है, क्या वो लिक्विड में है, तरल में है, ठोस लिया गया है, गैस लिया गया है या विलयन लिया गया है। ये क्या करता है, ये किसी भी समीकरण को थोड़ा अधिक सूचनापूर्ण बना देता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि Fe प्लस में H2O को लिखते हैं, इस तरह समीकरण लिख करके छोड़ देते हैं, Fe3O4 प्लस में H2, ये लिख के छोड़ दिए। अब अगर किसी को ये अभिक्रिया करना रहेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो H2O है वो किस फॉर्म में लेना है, हमको लिक्विड फॉर्म में लेना है कि गैस फॉर्म में लेना है ना। यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भौतिक अवस्था को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को लिखते समय ध्यान रखना है कि हमें भौतिक अवस्था को भी लिख देना है। ये हर जगह जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ता है तो वहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे इस अभिक्रिया में जो हमारा आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में है,
और जो वाटर है यानी कि H2O है वो गैसियस फॉर्म में है, भाप के फॉर्म में, आद्र के फॉर्म में, ठीक है। और जो जंग है जो बन रहा है वो भी सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, और जो H2 है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो इससे हमको तुरंत पता चलता है कि Fe को सॉलिड का फॉर्म में लिया गया था, H2O को गैस का फॉर्म में लिया गया था, ना कि लिक्विड के फॉर्म में, है जी। तो भौतिक अवस्था क्या करता है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाता है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन रहने का टेंशन ही नहीं रहता है। यहाँ 4 अवस्था से दिखाया जाता है, रासायनिक समीकरण में 4 अवस्था को दिखाया जाता है ना। पहला तो है जी गैस, लिक्विड, एक्यू और सॉलिड। इसमें से ये 3 चीज तो आप लोग जानते होंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड। एक चौथा चीज है एक्यू, एक्यू को बोलते हैं एक्वस, है ना, एक्वस, AQUS। एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। जैसे कि अगर हम चीनी को पानी में मिला दिए, जो घोल बनेगा, चीनी और पानी का जो घोल बनेगा, इस घोल को हम कहेंगे चीनी का जलीय विलयन। और उसी के बाद में, घोल के बाद में ही हम लोग लिख देंगे AQ, तो पता चलेगा चीनी, मान लीजिए चीनी लिखा हुआ है, तो चीनी के बगल में अगर AQ लिख दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि चीनी में पानी को मिलाया गया है। चीनी को सॉलिड के फॉर्म में नहीं लिया गया है, चीनी को पानी में घोला है, उसके बाद उसको अभिक्रिया में इस्तेमाल किया है। अगर ये भौतिक अवस्था ना होता तो हम क्या करते, शायद चीनी को सॉलिड के फॉर्म में ले सकते थे, और अभिक्रिया में वो रिजल्ट नहीं आता जो एक्चुअली में आना चाहिए था। इसी की वजह से भौतिक अवस्था को लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, और इसी क्लास को हम लोग जारी रखेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।